नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट में और ज्ञान प्रकाश। कल आप लोगों का बहुत सारा फीडबैक इस बात को लेकर आया और खासतौर पर मेरे फैन पेज पर आया। जब मैं पठानकोट की चर्चा कर रहा था तो 6 फरवरी 2013 के नरेंद्र मोदी के उस बयान की मैंने चर्चा की। जब प्रधानमंत्री बनने से पहले वो क्या जबान बोलते थे, वो क्या भाषा बोलते थे। आज एनएसए पे सवाल उठ रहे, तब कहते थे पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करो, पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दो, तब तक पाकिस्तान ठिकाने नहीं आएगा। यह नरेंद्र मोदी ने कहा था। आतंकवाद और आतंकवादियों को जो भाषा समझ में आए उसी में जवाब देना पड़ेगा, यह नरेंद्र मोदी ने कहा था। यह मैंने कल भी आपको अपने कार्यक्रम में दिखाया था। 6 फरवरी 2013 को कहा था। अब देखिए 11 अगस्त, ये पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट ध्यान से, उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। अब जरा सुनिए नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या कहा था। 11 अगस्त 2013 को हमारे जवानों के सर काट लिए गए और उसके बाद हमारे विदेश मंत्री जयपुर जाकर पाकिस्तान के मेहमानों को बिरयानी खिला रहे हैं और क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल है। मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे देश के जवानों के सर काट ले, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या यह हिंदुस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं है? नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो फिर एकदम से नवाज शरीफ के पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना क्या होता है? एकदम से 25 दिसंबर को नवाज शरीफ के पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होना क्या होता है? क्या कह रहे थे आप 11 अगस्त 2013 को? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मेरे देश के जवानों के सर काट ले, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? हमारे जवानों के सर काट लिए गए, हमारे विदेश मंत्री जयपुर जाकर पाकिस्तान के मेहमानों को बिरयानी खिला रहे थे और क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मेरे देश के जवानों के सर काट ले, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या यह हिंदुस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कना है? यह है पॉइंट, यह है पॉइंट। क्योंकि आज एनएसए से सवाल पूछे जा रहे हैं, यहां के मिनिस्टर्स से सवाल पूछे जा रहे हैं, पठानकोट घटना पर सवाल पूछे जा रहे हैं। यह जबान थी जो नरेंद्र मोदी तब इस्तेमाल करते थे। उसके बाद 26 मई 2014 को जब उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली, तो मुख्य मेहमानों में से एक खुद नवाज शरीफ साहब थे। आप समझ रहे हैं आप मैं 2 दिन से क्या पॉइंट रख रहा हूं? अब आते हैं एनएसए पर। अजीत डोभाल साहब नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। एनएसए की एक बहुत अहम भूमिका होती है देश के सुरक्षा व्यवस्था के सिस्टम पर। एनएसए पर क्या सवाल सीधे उठ रहे हैं इस रिपोर्ट में, आप देखिए। मुझे थोड़े गैप्स दिखते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद समझ जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक हम लोगों ने सिक्योरिटी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है। एक जिले का एसपी आतंकियों के हाथ अपने अगवा होने की खबर देता है, लेकिन उसके 24 घंटे बाद भी जमीन पर कोई असर नहीं दिखता। आगे के ऑपरेशन का पूरा खाका दिल्ली में तैयार होता है और पठानकोट सरीखे सेना के जमावड़े वाली जगह पर भी आतंकियों से निपटने के लिए दिल्ली से एनएसजी कमांडो भेजे जाते हैं। जो कुछ हुआ, नतीजा सामने है। तो आतंकियों की खबर मिलते ही किसी संभावित आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया, जिसमें स्वाभाविक है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की सबसे अहम भूमिका रही। इसके बावजूद पठानकोट एयरबेस की सुरक्षा में सेंध लगती है और आतंकी हमला हो जाता है। ऐसे में सवाल उठना बहुत जाहिर है, लाजमी है कि गलती कहां हुई। क्या हमले से निपटने की रणनीति में जमीनी बातों की अनदेखी हुई? क्योंकि वो रणनीति दिल्ली से बन रही थी। पठानकोट में ना सिर्फ एयरफोर्स बेस स्टेशन है, बल्कि यहां सेना की छावनी भी है। ऐसे में अगवा एसपी से मिली जानकारी कि अगले 24 घंटों में क्या हुआ, क्या पठानकोट में मौजूद सेना 4 या 6 आतंकियों से निपटने के लिए काफी नहीं थी?
जिनके पास न सिर्फ बेहतर अनुभव है बल्कि वो इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। सारे की बैठकें और फैसले 500 किलोमीटर दूर दिल्ली से लिए जा रहे थे। ऐसे में सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के फैसले पर सवाल उठाना लाजमी बनता जा रहा है। पठानकोट में न सिर्फ एयरफोर्स बेस स्टेशन है बल्कि यहां सेना की छावनी भी है। ऐसे में अगवा एसपी से मिली जानकारी के अगले 24 घंटों में क्या हुआ? क्या पठानकोट में मौजूद सेना 4 या 6 आतंकवादियों से निपटने के लिए काफी नहीं थी, जिनके पास न सिर्फ बेहतर अनुभव है बल्कि वो इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं? सारी बैठकें और फैसले 500 किलोमीटर दूर दिल्ली से लिए जा रहे थे। ऐसे में सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के फैसलों पर सवाल उठने लाजमी हैं। क्या एक बेहतर रणनीतिकार किसी ऑपरेशन के लिए बेहतर कमांडर भी साबित हो, ये जरूरी है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी, उनके मीडिया के हेड श्रीकांत शर्मा साहब मौजूद हैं। श्रीकांत जी, एक सबसे बड़ा सवाल यह बन रहा है अलग अलग तकनीकी विषयों को देखते हुए कि क्या माफ करिएगा, मेरे साथ सिद्धार्थ वरदराजन साहब इस वक्त पहले मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे श्रीकांत जी के पास भी जाने की। सिद्धार्थ, आपसे मेरा पहला सवाल यह बन रहा है कि क्या वाकई बुनियादी गलती सिद्धार्थ ये हुई कि आप दिल्ली में बैठकर पठानकोट के ग्राउंड लेवल ऑपरेशन को कंडक्ट करना चाहते थे? क्या अजीत डोभाल की यह गलती थी? देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो किरदार है वो ओवरऑल जो है कयादत या लीडरशिप देना ऐसे सिचुएशन में उनका एक तरह से रोल बनता है। जी बिल्कुल सही। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लीडरशिप रोल के जगह एक डायरेक्ट पार्टिसिपेशन जो है उनका इसमें लग गया। शायद डे टू डे जो है उस पर कंट्रोल रखना चाह रहे थे या डायरेक्शन देना चाह रहे थे, जिसकी वजह से शायद आर्मी को जो रोल अदा करना चाहिए था, जो इन्फॉर्मेशन उनको दी जानी चाहिए थी, खबरों के मुताबिक ऐसे लगता है कि इतनी बढ़िया तरीके से इसको कोऑर्डिनेट नहीं किया गया। जी सिद्धार्थ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल जो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति इस प्रोग्राम में थे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सिद्धार्थ आपसे पूछ रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों के मिनिस्टर्स किस आधार पर ट्वीट कर रहे थे 2 जनवरी को, तो उन्होंने 2 बड़ी अटपटी दलील दी मुझे। एक तो कहा कि जिस हिस्से के ऑपरेशन के बारे में वो ट्वीट कर रहे थे वो 2 जनवरी को खत्म हो गया। जब मैंने उनसे बार बार ये सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई मंत्री तो वही जानकारी के आधार पर ट्वीट करेंगे जो जानकारी उनको पठानकोट से दिल्ली मिल रही है। अब मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई पठानकोट से दिल्ली तक आने वाली जानकारी इतनी गलत थी कि एक कुछ सीनियर मिनिस्टर्स ने 2 जनवरी को ऑपरेशन समाप्त कर दिया, कुछ ने बाद में, जैसे गृह राजनाथ सिंह है, अपने ट्वीट को वापस विड्रॉ किया। ये तो बहुत बड़ा तालमेल का घपला हो सकता है। देखिए अभिज्ञान जी, किसी भी तरह से आप इसको अगर देखिएगा तो मंत्रियों को गलत इंफॉर्मेशन क्यों दिया जा रहा था? ऑब्वियसली जो है ग्राउंड लेवल पे जो है सिचुएशन काबू में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जो है खबरें सरकार के अंदरूनी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उससे जो है राजनाथ सिंह, मतलब हम किसी दूसरे मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे, हम तो गृह मंत्री की बात कर रहे हैं जो एक तरह से ओवरऑल इंचार्ज है। तो उनका इस तरह से गलत इंफॉर्मेशन देना, ये क्लेम करना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट और सीरियस मामला है, क्योंकि सिचुएशन काबू में नहीं था और दिल्ली में क्यों ऐसी खबरें दी जा रही थी जिसके आधार पे मंत्री जो है ट्वीट कर रहे थे, खबरें दे रहे थे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही सीरियस एक सवाल है। जी सिद्धार्थ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रखा कि अगर मंत्रियों तक पहुंचने वाली जानकारी गलत थी जिसके आधार पर वो सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली ट्वीट कर रहे थे, तो आप अंदाजा लगाकर देखिए कि एनएसए के पास क्या जानकारी मिल रही थी जिसके आधार पर एनएसए दिल्ली से बैठे उस ऑपरेशन को कमांड कर रहे थे। ये तो बहुत गंभीर मसला हो जाएगा। देखिए
मेरा मानना है कि एनएसए डोवल साहब अगर वाकई में ही वांट्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो पूरी तरह से आप लीडरशिप एक्सरसाइज करें। सिंगल विंडो कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपको पुख्ता जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको आप डिसेमिनेट करें, बजाय इसके कि जो है गलत इंफॉर्मेशन इधर उधर जा रहा है, उसका प्रचार किया जा रहा है, एक गलत इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये क्राइसिस अब क्योंकि इंसिडेंट अब खत्म हो गया तो और खुले तौर पे हम लोग बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सरकार की हैंडलिंग कहीं ना कहीं बहुत ही कमजोर पाई गई है इसमें, और डोवाल साहब का इसमें रोल जो है, इस पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड था। आपको याद होगा बॉम्बे 2008 के बाद कई मतलब डिस्कशन हुए कि एक मल्टी एक्शन सेंटर बनना चाहिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए, रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए। लेकिन इस ऐसे सीरियस मामले में इट्स नाउ क्लियर कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं हो रहा था, और खास तौर पे आर्मी जो है, जो एक तरह से शायद बेस्ट प्लेस था आतंकवादियों के खिलाफ जो है कार्रवाई लेने के लिए, उनको एक तरह से साइड में रखा गया और ऑपरेशन जो है डोवल साहब और एनएसजी पूरी तरह से संभाल रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस पे सवालिया निशान खड़ा हमको करना चाहिए और इस पे बहस होनी चाहिए, ताकि आइंदा जो है हम एक कुछ ऐसे लेसन सीखें ताकि इस किस्म का जो फियास्को है, जो डिजास्टर है, दोबारा ना हो। क्या फौज के लोग, और मैं सिद्धार्थ आपसे बड़ा कड़वा और सीधा सवाल पूछ रहा हूं, डिमोरलाइज नहीं होंगे? क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये उनकी जगह थी, उनको चप्पे चप्पे की जानकारी थी, उनका रिएक्शन बेहतर और ज्यादा तेज हो सकता है। कल मुझे एक बीजेपी के नेता ने कहने की कोशिश की जैसे मैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवाल उठा रहा हूं, जो कि निहायत गलत बात है। लेकिन हकीकत यह जो आपने कहा कि आपने एनएसजी पर ज्यादा भरोसा किया, फौज को सही समय पर जो निर्देश दिए जा सकते थे वो नहीं दिए, और अंततः जिस ऑपरेशन को आप दिल्ली में बैठकर सोच रहे थे कि ये तो 2 जनवरी को समाप्त हो गया, वो पता चला कि और नए आयाम लेके अगले 48 घंटे आपकी तरफ मुंह ताकता रहा। देखिए, डिमोरलाइज लफ्ज एक काफी भारी भरकम लफ्ज है। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि फौज इतनी आसानी से डिमोरलाइज होगा, लेकिन अवश्य जो है वो अपने तरीके से सवाल पूछेंगे कि भाई एक ऐसे सिचुएशन में जब पठानकोट बेस पे हमला हुआ है, हाँ। तो फौज से ज्यादा और कौन सी एजेंसी हो सकती है जो इसको संभालेगा? तो ऐसा फैसला क्यों लिया गया, इसकी वजह क्या थी, इसका कारण क्या था? मुझे लगता है कि इस पे सिस्टम के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर और इंटर एजेंसी डायलॉग और डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिस्कशन नहीं होता, अगर डोभाल साहब अपना लॉजिक नहीं बता पाते, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है भारत को महंगा पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, इससे कई जो है लेसन्स हमको सीखने पड़ेंगे। लेकिन सीखने के लिए अगर सरकार ये एटीट्यूड अडॉप्ट करे कि भाई कोई गलती नहीं हुई, हमने एकदम बढ़िया काम किया, तो मुझे लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। सिद्धार्थ सही है, क्योंकि मैं लगातार सुन रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बोलते हुए कि बजाय अपनी तरफ पलट कर देखने के लिए, कम से कम मनोहर पारिकर ने ये तो यूज किया कि मुझे थोड़े गैप्स दिखते हैं, वरना बीजेपी की लाइन और उनके प्रवक्ताओं की लाइन तो लगातार ये लग रही कि साहब देखिए हमारे सुरक्षा बलों ने, अरे भाई सुरक्षा बलों ने अपना बलिदान दिया, ये सबके लिए सराखों पर है। इसमें बीजेपी के सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं है या सरकार के सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि पठानकोट की घटना में उनसे गलतियां हुई हैं, और इस गलती के केंद्र में स्वतः खुद एनएसए अजीत डोभाल हैं। देखिए अभिज्ञान जी, मैं समझता हूं कि जो पार्टी प्रवक्ता हैं जी, एक तरह से मतलब वो पॉलिटिकल लोग हैं और हर चीज में फायदे, मतलब सियासी फायदा या नुकसान देखते हैं। तो चलिए, बीजेपी प्रवक्ता जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि भाई इसमें कोई गलती हुई, सरकार की हैंडलिंग कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी। लेकिन सरकार के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर यदि एक ऑनेस्ट चर्चा नहीं होती और एक ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन और रिव्यू नहीं होता कि भाई ये ऐसा फियास्को हुआ क्यों, और 4-5 दिन क्यों लगे, गलत इंफॉर्मेशन जो है इधर उधर से क्यों गया, कार्रवाई जो है एक तरह से ढीलापन जो नजर आया इसमें, ये क्यों हुआ, और आगे जाके हम इसमें क्या करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। अगर सरकार के अंदर ये बहस नहीं होती, अगर ये डिस्कशन नहीं होता, तो मुझे लगता है कि ये
बहुत भारी पड़ेगा हिंदुस्तान के लिए। प्रवक्ताओं की बात अलग है, चलिए बीजेपी जो है नहीं मानने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो समझता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार की सियासी छवि पे ये जो है दाग पड़ेगा, लेकिन सरकार के अंदर ये बात अवश्य होनी चाहिए। हाँ, और एक आखिरी पॉइंट सिद्धार्थ, बिल्कुल कब वक्त है, ये जो बातचीत पाकिस्तान से, अब ये कोई बातचीत हो पाएगी? अगले हिस्से में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता होंगे, मैं उनसे भी यही सवाल करूंगा, इसलिए आपसे एक रिएक्शन चाहता हूं उस पर। ये बातचीत अब संभव है जो सुषमा कहकर आई, जो नवाज शरीफ के घर न्योते पर चले गए नरेंद्र मोदी? देखिए, बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि जिन आतंकी जैश ए मोहम्मद को अगर हम मान के चलें कि उन्होंने ये अटैक ऑर्गेनाइज किया है, उनका एम क्या है? उनका एम ये है कि बातचीत ना हो। तो अगर हम बातचीत को रोके कहीं ना कहीं, तो इनकी सफलता ये लोग हमको मानना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि डिफेंसिव जो ऐसे इन हमलाओं से बचने के लिए आप डिफेंसिव मेजर्स लीजिए, आपका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से फिट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन कूटनीति जो है अपनी जगह में रहनी चाहिए, बातें होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, और दोनों का इस तरह से मिक्सअप या कंफ्यूज करना मुझे लगता नहीं कि ठीक होगा। ठीक है सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए न्यूज पॉइंट में। इस वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, फिर हम आएंगे कि वाकई फिर बातचीत का माहौल क्या है, मसला क्या है। हमेशा से कहा जाता है कि हाँ, बातचीत के दरवाजे खुले रहने चाहिए। मैंने आपको 2 बयान पिछले 2 दिनों में पढ़कर नरेंद्र मोदी के बताए, जो चुनावी जबान जब बोलते थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, वो क्या कहते थे। एक बार फिर एक स्टेटमेंट वापस आपको सुना रहा हूं और उसी पॉइंट पर ब्रेक ले रहा हूं। वापस मेरे साथ श्रीकांत शर्मा होंगे भारतीय जनता पार्टी के। 11 अगस्त 2013 को क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। 2014 में वो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने। हमारे जवानों के सर काट लिए गए और उसके बाद हमारे विदेश मंत्री जयपुर जाकर पाकिस्तान के मेहमानों को बिरयानी खिला रहे थे। और क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे देश के जवानों के सर काट ले, क्या उनके साथ कोई प्रोटोकॉल होता है? क्या यह हिंदुस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कना ही नहीं है? यही सवाल मैं पूछना चाहता हूं आज की बदली हुई स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। एक छोटे से ब्रेक के बाद अब कहीं मत जाइएगा।